नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मिशन स्टोरी का सेकंड पार्ट। जिसके पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे पानी की तलाश में गई 4 लोगों की टीम को उनके ही स्पेसशिप को मैनेज करने वाले रोबोट ने उन्हें किसी दूसरे प्लैनेट पर पहुंचा दिया और अब खुद ही उनके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा था। वहीं चारों में से रॉबर्ट नाम का जो लड़का था वो अचानक से लड़की बन गया था, जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए सब अलग अलग प्रयास कर रहे थे। रॉबर्ट अपनी बॉडी में हुए इस नए बदलाव से काफी परेशान था, लेकिन एलिस और रूबी ने उसे बताया कि अभी ये समय यहाँ पर बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि जैक को यहाँ से लेकर निकलने का है। किसी दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट के मिलते ही वो यहाँ से चले जाएंगे और इस बदलाव के बारे में अच्छे से जानकारी जुटाएंगे। अभी के लिए सबकी बात मानते हुए रॉबर्ट जल्दी से स्पेसशिप में आकर बैठ गया और जैक को भी स्पेसशिप में सुला दिया। लेकिन वो जैसे ही स्पेसशिप को ले जाने वाले थे, दूसरे प्लैनेट के लोगों को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने सब को पकड़कर एक डार्क सीक्रेट रूम में रख दिया, जहां बीते कई घंटों तक वो ऐसे ही बंद रहे। थोड़े समय बाद उनके पास मैक आया, लेकिन जब उन्होंने मैक से पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैक उन्हें बताता है कि वो मेरे मास्टर हैं और उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने ही मुझे तुम्हें ये भी बताने के लिए कहा था कि मैं अर्थ के नष्ट होने की जानकारी तुम्हें दूं, ताकि तुम पैनिक हो जाओ और इमोशनल होकर कुछ भी सोच समझ ना सको, और मेरे लिए तुम्हें इस प्लैनेट पर लाना और भी आसान हो जाए। इस प्लैनेट के लोग धरती के लोगों पर एक रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझना चाहते हैं कि कैसे धरती पर सभी नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद हैं। वहाँ के लोग आखिर कैसे जीवित रहते हैं और कैसे वो अपनी डेली लाइफ को मेंटेन करते हैं और कैसे वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर उनकी मौत होती है तो किन वजहों से होती है। इसलिए उन्होंने ही धरती पर कुछ अटैक भी किए थे, जिसकी तस्वीरें मैंने तुम्हें दिखाई थी। लेकिन धरती पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसका अस्तित्व अभी भी मौजूद है और वहां पर मौजूद तुम लोगों के घर वाले और एजेंसी को मैंने ये बता दिया है कि हमारे स्पेसशिप का एक्सीडेंट हो गया है और तुम सब मारे जा चुके हो। इसलिए अब वो तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करेंगे। आज पहली बार उन्हें लग रहा था कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इधर रॉबर्ट की बॉडी में एक बार फिर चेंजेस होने लगे थे और वो वापस से लड़का बन गया था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तब मैक उन्हें बताता है कि अपने रिसर्च के एक पार्ट में उन्होंने यहाँ के खास तरह के पौधे से एक लिक्विड और कुछ इंसेक्ट्स को मिक्स करके एक स्पेशल लिक्विड तैयार किया था। इसमें वो इंसेक्ट्स शामिल थे जो अपने मन मुताबिक अपना जेंडर चेंज करते थे और रिप्रोडक्शन करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते थे। वो दरअसल तुम्हारे ऊपर ये रिसर्च करके देखना चाहते थे कि क्या इंसानों को अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए एक लड़की को एक लड़के की और एक लड़के को एक लड़की की जरूरत पड़ती है, या फिर इन जीव जंतुओं की तरह इस खास लिक्विड की मदद से इंसान भी अपने मन मुताबिक ऐसे अपनी जरूरत के हिसाब से जेंडर बदल सकता है। अब उनकी रिसर्च कितनी सक्सेसफुल हुई इसका तो पता नहीं, लेकिन रॉबर्ट अपनी बॉडी में बार बार होने वाले इन चेंजेस से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। एलिस ने सबसे पहले मैक को अपने पास बुलाया और बड़ी चालाकी से उसकी बॉडी से वो चिप निकाल दी, जिससे वो कोई भी कमांड फॉलो करता था। अब मैक एक नॉर्मल कोने में पड़ी हुई मशीन से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। अभी ये तीनों आपस में डिस्कशन कर ही रहे थे कि इतने में ही किसी के उस कमरे में आने की आहट सुनाई दी। सब सुनकर चुप हो गए, लेकिन इस बारी किसी ने कमरे में हल्की सी रोशनी करी और एलिस को उठाकर ले गया। उसने इस बार एलिस को जबरदस्ती कोई खास तरह का लिक्विड पिलाया था, जिसका टेस्ट काफी कड़वा था। एक बार फिर एलिस उसी कमरे में सबके साथ बंद थी। अगली सुबह एलिस ने महसूस किया कि उसका पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा है
और शाम होते होते उसका पेट ऐसे बढ़ गया जैसे वो कोई प्रेग्नेंट लेडी हो। एलिस को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और क्यों उन्हें अपने रिसर्च का हिस्सा बना रहे हैं। एलिस को ये बात समझ में आ गई थी कि इन्होंने जरूर रॉबर्ट की ही तरह उसे भी इस खास तरह के लिक्विड में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी और एक ही दिन में उसका पेट ऐसे निकल आया जैसे कि आज ही उसकी डिलीवरी हो। लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल ही नहीं पा रहा था जिससे वो इस प्लैनेट से बाहर निकल सके। अब इन्होंने एक बार फिर एलिस को कोई दवा पिलाई जिससे उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा, जिसके बाद धीरे धीरे करके उसका पेट वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया। इन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और आखिर ये सब ऐसे कब तक चलने वाला है। आज रात में एक बार फिर एलिस ने कोशिश करी बंद कमरे की खिड़कियों से बाहर निकलने की, लेकिन इस बार प्लान भागने का नहीं बल्कि कुछ और था जिसके लिए वो अकेले ही गई थी। दरअसल जैसे तैसे छिपते छुपाते वो स्पेसशिप में गई और वहां जाकर पृथ्वी पर एक मैसेज भेजा कि वो लोग बिल्कुल ठीक हैं और एक्सीडेंट जैसी कोई बात हुई ही नहीं थी, लेकिन वो लोग कुछ परेशानी की वजह से एक ऐसे प्लैनेट पर फंस गए हैं जहां उन्हें मदद की जरूरत है। अर्थ प्लैनेट से जो भी डेड बॉडीज गायब हो रही थी वो इसी प्लैनेट के लोगों का काम था और ये लोग उनके ऊपर कई तरह के रिसर्चेस कर रहे हैं, उसने ये भी बताया। इतना सा मैसेज भेजकर एलिस कमरे में वापस आ गई। रॉबर्ट भी जैसे तैसे छुपते छुपाते वापस से स्पेसशिप में जाता है और मैक की प्रोग्रामिंग को चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र मैक ही ऐसा था जो यहाँ से निकलने में उनकी मदद कर सकता था। वो पूरे 2 घंटे बाद स्पेसशिप से बाहर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है क्योंकि उसने फिर से मैक की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया था, जिससे मैक एक बार फिर उनकी ऑर्डर्स फॉलो करने लगा। इसलिए रॉबर्ट वापस उस कमरे में आता है और एलिस से कहता है कि वो धीरे से मैक की वो चिप फिर से लगा दे ताकि वो वर्किंग पोजीशन में आ सके। एलिस बिल्कुल वैसा ही करती है और चिप लगाकर मैक से पूछती है, हम कहाँ हैं? जिस पर मैक बताता है कि हम अर्थ जैसी ही एक हैबिटेबल प्लैनेट पर हैं और ऐसे और भी 2-4 कमांड्स देकर एलिस ये चेक करती है कि क्या मैक अब उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है या नहीं। मैक को उनके ऑर्डर्स मानते हुए देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं और एक बार फिर मैक की चिप निकालकर उसे शांत कर देते हैं। अगली सुबह मौका देखकर एलिस मैक के अंदर वो चिप लगाकर उसे कमांड देती है कि सबसे पहले वो उस प्लैनेट के लोगों से उन्हें कैसे भी करके बचाए और उन्हें यहाँ से बाहर निकाले। उधर धरती पर भी उनका मैसेज सबको रिसीव हो गया था और उनके मैसेज की लोकेशन के हिसाब से वो उस प्लैनेट और वहाँ की लोकेशन को सर्च करते हुए वहाँ पर मौजूद खतरे को आंकते हुए पूरी तैयारी से कुछ खास ट्रेन्ड लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजी जाती है। एलिस के ऑर्डर देते ही मैक ने उस प्लैनेट की ग्रेविटी को काफी हद तक बढ़ा दिया, जिससे चाहकर भी उस प्लैनेट के लोग अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे थे और उनकी बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद थे जिससे ग्रेविटी उन पर और स्ट्रॉन्ग पकड़ बना रही थी। लेकिन एलिस, रॉबर्ट, रूबी और जैक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि दूसरे प्लैनेट का होने की वजह से इनकी बॉडी पर इस बढ़ी हुई ग्रेविटी का कोई असर नहीं हो रहा था। सबने जल्दी से स्पेसशिप की तरफ रुख किया और वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। इधर मैक भी जल्दी से स्पेसशिप में सवार हो गया और एलिस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए मैक ने स्पेसशिप को अर्थ प्लैनेट की तरफ मोड़ दिया और हैबिटेबल प्लैनेट की ग्रेविटी को कम कर दिया, जिससे बाकी लोग जब तक एक्टिव पोजीशन में आए उनका स्पेसशिप कहीं दूर जा चुका था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।